हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की वाया एनसीईआरटी क्लास 8 की समरी, जिसमें हम इसके सारे ही चैप्टर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और दिस इज़ बियॉन्ड एनसीईआरटी, जिसमें कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे कोर्सेज़ के लिए। मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल, उसमें मेरे पीडीएफ एंड ऑल हैं, वो भी एग्जॉस्टिव हैं। साथ ही साथ मैं टाइमलाइंस का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मैप्स का बहुत यूटिलाइजेशन करता हूँ, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स इन दीज कोर्सेज जो आपको मॉडर्न इंडिया या फिर ये सारे कोर्सेज समझने में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। आइए शुरू कर दें। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं TT100। ये कोड आपको अनअकैडमी पे डिस्काउंट भी देगा, मैक्सिमम डिस्काउंट देगा आपको ये। आप मुझसे टेलीग्राम पे चैनल कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रू एस्पिरेंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। प्लस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं। ओके, तो पहला चैप्टर है आर पास्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखो, ये अच्छा बिल्डअप है। ये चैप्टर बात करता है कि जो है हमें क्या डेट्स रटनी होती हैं, क्या हिस्ट्री इज़ अबाउट डेट्स। क्या हम जो है सब सारे इवेंट रटेंगे कि हाँ ये बैटल इस दिन, ये इस दिन, ये इस दिन समथिंग, इसके बाद ये, क्या ये कहानी है? नहीं। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता है ये चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इज़ कि व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ बिफोर एंड आफ्टर। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। इसको थोड़ा सा एक जो है एक एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइफ है वो भी तो एक हिस्ट्री है ना, आपकी लाइफ हिस्ट्री, राइट। लाइफ की अगर हम बात करें, आप अपनी लाइफ में क्या डेट्स के हिसाब से चीज़ें रखते हैं कि इस डेट को मैं गया था मूवी देखने, इस डेट को मैं गया था उससे कहीं मिलने, राइट, है ना, कोई मीटिंग थी, या इस डेट को मैं इंटरव्यू देने गया था। नहीं, वॉट मैटर्स इज़, या फिर अगर आपको अपनी स्टोरी नरेट भी करनी होगी तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाँ इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम में स्कूल में था, राइट, या थी, इस टाइम से इस टाइम फ्रेम में मैं कॉलेज में था। कॉलेज में भी आप बताएंगे मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की कहानी है। उसके बाद 1 साल 2 साल जो भी आपने किया है, अगर उसके बाद प्रिपरेशन करी है तो उसके बारे में, जॉब करी है तो उसके बारे में। तो इस तरह से टाइम फ्रेम में आप चीज़ें ध्यान रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी ठीक इसी तरह से, या कोई भी हिस्ट्री आपको इसी तरह से समझनी है कि बिफोर एंड आफ्टर, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, राइट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनी पर्टिकुलर डेट। नाउ वाई दीज डेट्स बिकेम इम्पॉर्टेंट, है ना, वो भी समझते हैं। पर ये फ़ोटो बहुत अच्छी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें कुछ पंडित हैं या ब्राह्मण्स हैं जो अपने स्क्रिप्चर्स अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर प्रोटेक्शन। ये फ़ोटो ये दिखाना चाहती है, ये फ़ोटो हमें बताना चाहती है, ये फ़ोटो एक्चुअली क्लाइव ने बोला था रैनल जी को कि हाँ एक जो है मैप्स वगैरह बनाइए। तो उन्होंने ये फ़ोटो भी बनाई है विच ट्राइज टू जस्टिफाई आर कॉन्केस्ट, कि हाँ इंडिया को ज़रूरत है ब्रिटेन की, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये यहाँ पे इस फोटो का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल वो मैप बनाने का काम उन्होंने रैनल जी को दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें ये समझ में आया कि देखो, कोई प्रिसाइज डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट। ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाँ पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो नाउ वी विल रियलाइज कि प्रिसाइज डेट इज अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, right? What matters is process. What matters is logical arrangement of the events. तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात, ये डेट की बात आई ही कहाँ से? तो ये एक्चुअली बात आती है राजाओं से, जो किंग्स थे। तो जब वो हिस्ट्री की बात करेंगे, लिखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल बी टॉकिंग अबाउट बैटल्स। जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी सुना होगा कि हाँ उन्होंने उन पे विजय पाई, उन पे विजय पाई, उन पे विजय पाई समथिंग। तो व्हाट मैटर्स अलॉट टू देम, यानी इंस्क्रिप्शन भी वो जो लिखवा रहे हैं, इंस्क्रिप्शन भी बैटल्स के बारे में है, विक्ट्रीज के बारे में, राइट। और वहाँ से वो डेट्स आने लगती हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में ये बैटल हुई थी, उस पर्टिकुलर ईयर में वो बैटल हुआ था। तो क्योंकि दिस इज़ मोर अबाउट बैटल्स, या फिर जो है नॉट ओनली बैटल्स, मोर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन डायनेस्टी, या फिर कोई ऐसी इवेंट जैसे कि फैमिन, जैसे कि किंग की मैरिज। तो जो रिटन डेटा है, या फिर अगर कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन में ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें, तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी दे विल बी टॉकिंग अबाउट किस गवर्नर जनरल का क्या कार्यकाल है। तो अगर ब्रिटेन अगर हिस्ट्री लिखेगा, तो वो लिखेगा कि भाई हमने वॉरेन हेस्टिंग को भेजा,
राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो आए आपके 1773 में, 1785 तक उनका राज्य रहा, ये उनका रेन है। राइट। अब इस बीच में गवर्नर जनरल हैं, तो फिर इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, इस बीच में जो है अगर कोई बैटल है तो बैटल कौन कौन सी हो रही है, अगर कोई लेट से जो है सेटलमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू में हम बात करें तो वो क्या क्या हो रहा है, उनके टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी कैसी थी। तो पूरा जो टाइम है अंग्रेज़ों के हिसाब से वो देखेंगे उस समय को कि वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहे थे। राइट। और इसीलिए इस तरह की बात करेंगे कि हाँ टाइम फ्रेम में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये बाकी डेट शायद उनके लिए कम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसी बीच लेट्स से वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही मराठास में अगर कोई चेंज हुआ है, कोई राजा बदला है या सोसाइटी में कोई बदलाव हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है। राइट है ना। तो वी विल रियलाइज कि डिपेंड्स। तो ये बात हमें समझ में आती है किस बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में, कि हिस्ट्री के बारे में भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आप किस साइड खड़े हैं, आप किस चीज़ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डेट्स ज़रूरी या गैर ज़रूरी हो जाती हैं। अंडरस्टूड। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल भी हैं, ठीक है, तो और उनकी हिस्ट्री तो देखिए, फ़ोटो भी जो अंग्रेज़ों ने बनाई है वो थोड़ा सा उनको ग्लैमराइज करने के लिए बनाई है कि हाँ देखिए कितना स्मार्ट लगते हैं, कितना अच्छे से बैठे हैं, उस तरह का पोर्ट्रेट है। राइट। तो हमें समझ में आया कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से इवेंट होंगी और फिर इवेंट की क्या होंगी, डेट्स होंगी। बट व्हाट मैटर्स इज, जैसा कि मैंने कहा, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ओवर टाइम होता है, प्रोसेस इज मोर अबाउट अप्रॉक्सीमेशन। जैसे एनसीईआरटी में एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने चाय पीना कब शुरू किया। क्या हम कोई ऐसी डेट बता सकते हैं जब इंडियंस ने चाय पीना स्टार्ट किया? नहीं। यू कैन ओनली से कि फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक लाइक कि हाँ मे बी 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ, या जो है 19th सेंचुरी के एंड में ऐसा हुआ, या इनिशियल ईयर्स में ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हाँ ब्रॉडकास्ट जो है कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ इंडिया भर में और लोगों को बोला गया कि हाँ चाय पीने लोगों, तो ऐसा तो कोई डेट तो आप नहीं बता पाओगे। राइट। इट विल बी लाइक कि हाँ 2 लोगों ने पिया, 4 लोगों को सुनाया, उन्होंने 8 लोगों को और सुनाया, और धीरे धीरे ये एक्सपैंड हुआ। तो इट्स अ प्रोसेस, यू कैन नॉट मार्क अ डेट जब इंडिया में चाय पीना शुरू हुआ होगा। राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें सोसाइटी के चेंजेस की, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वर्ण सिस्टम कब से आने लगा, कैन वी मार्क अ डेट? नहीं। वी टॉक अबाउट एरा, वी टॉक अबाउट कि नहीं ऋग वैदिक टाइम में कहीं पे ऐसी बात हुई थी। वी कैन नॉट से कि हाँ किसी पर्टिकुलर डेट पे हुआ था। देन इट बिकेम अ सिस्टम। फिर वर्ण सिस्टम में 2 से 4 का जो वर्ण सिस्टम आया, वी कैन नॉट मार्क अ डेट, वी कैन जस्ट से कि हाँ कुछ लेटर वैदिक एरा में जाते जाते ये बदलाव हो गया। राइट। तो अगेन व्हाट वी रियलाइज कि व्हाट मैटर्स इन हिस्ट्री इज प्रोसेस। और अगर आप प्रोसेस समझने लग जाएं तो चीज़ें लॉजिकल होने लगेंगी, विच इज़ ट्रू। मैं भी अपनी पढ़ाने में यही कहता हूँ कि ऐसा कोई डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट ब्रो। राइट। बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर जो है अगर आप इवेंट समझने लग जाएं तो एक इवेंट विल लीड टू अनदर, दैट विल लीड टू अनदर, एंड ये पूरी चेन बन जाएगी। और आप आसानी से अगर टाइमलाइन आप समझने लग जाएं तो आपके लिए हिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगी। इवेंट्स वगैरह से आप दूर हो जाएंगे, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स रहेगी, फिर भी जो है टाइम फ्रेम बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम टाइम फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टाइम फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ हमने मार्क किया कि लेट्स से 1757 एक डेट हो गई जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी है। राइट। 1707 एक डेट हो गई जहाँ पे डेथ ऑफ औरंगजेब है। एंड देन इस एरा में क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग विच विल मैटर। सिमिलरली 1757 के तुरंत बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है विच इज़ 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। राइट। और यहाँ से गेम चेंज होने लगता है, यहाँ से राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होने लगता है। तो हमारे लिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइम फ्रेम अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसा भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि 1773 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग है, फिर उसके बाद कारा कॉर्नवालिस आ रहे हैं, फिर उसके बाद वेलीजली आ रहे हैं। इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है? क्या हमें बीच में सारी डेट्स रटने की ज़रूरत है? वी विल रियलाइज़ कि नो, हमें सारी डेट्स की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस टाइमलाइन, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फ्रेम की ज़रूरत है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एक अच्छा टॉपिक एनसीईआरटी में उठाया गया है अबाउट पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री।
पीरियडाइजेशन में बात हो रही है, एग्जाम्पल लिया गया है जेम्स मिल का, जिन्होंने किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस इज अबाउट अगेन पर्सपेक्टिव, कि आप किस तरीके से बांट रहे हैं। अभी जो हम टाइम फ्रेम बांट रहे थे, राइट, तो वो टाइम फ्रेम आप किस तरह बांट रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो जेम्स मिल 1817 में आ रहे हैं। ये बेसिकली एक स्कॉटिश जो है इकोनॉमिस्ट है, राइट, पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं, और ये जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि हाँ भाई 3 तरह की हिस्ट्री है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। कि हाँ पहले हिंदूज का राज्य था, फिर मुस्लिम्स का राज्य था, फिर ब्रिटिश का राज्य था। दिस इज ग्रॉस जनरलाइजेशन। क्या ये बात कह पाना, क्या ये बिल्कुल तरीके से सही है? नहीं, इस बिल्कुल गलत बात है, राइट। ये खाली अपने यू कैन से उनके फ़ायदे के लिए उन्होंने इस तरह का पीरियडाइजेशन, इस तरह का कैटेगराइजेशन किया है, जहाँ पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया या एशिया है वो यूरोप से कम है, वो यूरोप से अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहाँ पे कास्ट टैबूज हैं, यहाँ पे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। और अब क्या हो रहा है, अब आ रहे हैं ब्रिटिश, तो ये टाइम कितना बढ़िया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इस तरह का पीरियडाइजेशन कर रहे हैं, राइट। एक और बात, एक और आर्गुमेंट अगर मैं यहीं पे ऐड करना चाहूँ तो यू रियलाइज कि एंशिएंट इंडिया वाज नॉट द, यू कैन से, द रेन ऑफ हिंदूज, बट अ वास्ट एरिया, वास्ट टाइम पीरियड you will realize कि was dominated by other religions, for example Buddhism, and there were a lot of other thought processes. जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, राइट, और भी सेक्स थे, राइट, है ना। तो जो है ऐसा कहना कि नहीं नहीं ये पूरा हिंदू पीरियड था उसके पहले, ये गलत है, एग्जैजरेशन है। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ क्या एसोसिएट करना चाहते हैं कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स, देखिए ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड कितना बढ़िया है, सिविलाइज कर रहे हैं भाई इंडिया को ये, राइट। तो कह रहे हैं यूरोपियन मैनर्स आए हैं, आर्ट्स आए हैं, इंस्टीट्यूशंस आए हैं, लॉज है, प्रोग्रेस है, सिविलाइजेशन है। ऐसा ही कुछ एक और कैटेगराइजेशन है जहाँ पे आप बात करते हो, जो आप पढ़ते भी हो अपने उसमें, कि हाँ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, एंड फॉर आर एकेडमिक पर्पस हम भी यही मान लेते हैं। तो जैसे मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ, राइट, है ना, तो हम भी काफ़ी हद तक मान लेते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज़ को मॉडर्न कहते हो तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हो कि मॉडर्न पीरियड है तो मॉडर्न आइडियाज़ हैं, साइंस है, रीज़न है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है। बट क्या हमारे पास ये सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल में एग्जिस्ट करती थी? क्या हमारे ब्रिटिश रूल में इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ थी? अगर ऐसा कुछ आया है तो वो 1950 के बाद आ रहा है या 1947 के बाद आ रहा है, राइट। अगर हम अंग्रेज़ों का टाइम भी देखें तो साइंस की भले एंट्री हुई हो, बट क्या लिबर्टी और इक्वालिटी है? नहीं। तो ये मॉडर्न कहना भी गलत है। और जब ये मिडिवल कहते हैं तो ये यही कहना चाहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी के जो ट्रेड्स हैं वो इस सोसाइटी में मिसिंग है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम वेस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वेल एप्रोप्रिएट और नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जो है ये पीरियडाइजेशन भी उतना सही नहीं है, बट स्टिल फॉर द पर्पज ऑफ आर एकेडमिक, यू कैन से, परस्यूट, हम ये जो है कैटेगराइजेशन लेके चल लेते हैं। जैसे आपने मेडिवल में भी देखा होगा कि हाँ डाउट है, अलग अलग बुक्स में मेडिवल को अलग अलग बातें कही गई है। कहीं कहा गया है कि नहीं 750 से हम ब्रेक कर लेंगे, कहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं अर्ली मेडिवल 600 से शुरू हो रहा है, राइट, है ना। ऐसे करके 600 से 1200 का पीरियड जो है वो अर्ली मेडिवल कहा जा रहा है। तो यू विल फाइंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इन डिफरेंट बुक्स, बट इट्स ओके, हम इतना परेशान होने की हमको ज़रूरत नहीं है, राइट। हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हमने बस एकेडमिकली हमने बांट लिया है कि हाँ ये 1707 से शुरू होता है, राइट, और फिर आगे तक जाएगा ऑफकोर्स, राइट। मेडिवल हम जो है चाहे तो 750 पे भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। और अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम 1707 लिख लें जहाँ पे औरंगजेब जी की डेथ हुई है। ओके, सो दिस वॉज जो है पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे एक और जो व्यू आया है जिसमें इस टाइम पीरियड को एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है, कॉलोनियल। कि हाँ जब अंग्रेज़ों का जो टाइम था उसे कॉलोनियल टाइम दिया गया है, बिकॉज अंग्रेज़ों के टाइम में ना इक्वालिटी थी, फ्रीडम था, लिबर्टी थी, ये सब था ही नहीं, राइट, ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी। तो कैसे मॉडर्न कह दें इसको? तो एक बेटर टर्म जो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं विच इज़ कॉलोनियल, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ क्रिएट कर रखी हैं, राइट। नाउ एवरी यू कैन से ऑल द कॉलोनीज आर मेंट टू फ्यूएल द ग्रोथ इन यूरोप, है ना। तो एक बार देखते हैं क्या कॉलोनियल है।
कॉलोनियल समय वो है जब कोई पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर क्या किस तरह का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है, इकॉनमी पे भी कंट्रोल है, सोसाइटी पे भी कंट्रोल है, रेवेन्यू पे भी कंट्रोल है, सारा पैसा उनको जाएगा, राइट है ना, गुड्स भी सस्ते में खरीद रहे हैं, राइट, क्रॉप्स भी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन जो है वैल्यूज़ और टेस्ट और बेसिकली कल्चर में भी बदलाव ला रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लेट से कोई कंट्री है फॉर एग्जांपल ब्रिटिश, और उसने एक कॉलोनी क्रिएट करी, जैसे आप इंडिया ही मान लें। अब इंडिया में जो कुछ भी एक्टिविटी होगी इट शुड एक्चुअली लीड टू द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश। जो कुछ भी होगा उससे ब्रिटेन की ग्रोथ होनी चाहिए। और ये जो ग्रोथ की बात हो रही है, ये किस टर्म से बात हो रही है सबसे ज़्यादा? ये बात हो रही है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेज पे अगर हम बात करें तो वी विल बी सर्विंग एज अ मार्केट। वहाँ से सामान आएगा और हम लोग खरीदेंगे, प्लस वी विल बी प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल हम उनको प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारा बाकी का जो रेवेन्यू है वो भी हम किसी ना किसी से तरीके से ड्रेन करेंगे। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस होंगे जिससे हम बन जाएंगे प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बायर ऑफ फिनिश गुड्स। अब मेरा सवाल है कि क्या इंडिया रेजिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स रेजिस्ट करेगा इसको लेके। तो दैट इज़ द रीज़न कि कॉलोनी अगर इसको कहना है, अगर इससे अगर ये फ़ायदे हमें उठाने हैं, अगर ब्रिटेन को ये फ़ायदे उठाने हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि नॉट ओनली इकोनॉमिक चेंजेस बट ऑल्सो पॉलिटिकल चेंजेस आर रिक्वायर्ड। कि यहाँ पे अगर सबकी आवाज़ दबा दी जाए और इनके ऊपर पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया जाए, राइट, तो ये पॉलिटिकल कंट्रोल अगर हो गया तभी अपने आप मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरत क्या है? कॉन्क्वेस्ट की। इसीलिए ज़रूरत क्या है? जीतने की। थर्ड पॉइंट, तब भी क्या रेजिस्टेंस होगा? लोग पसंद करेंगे? नहीं, लोग तो नहीं पसंद करेंगे, अभी भी रेजिस्टेंस होगा। अब क्या किया जाए? इन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आप अगला स्टेप करिए कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट भी कर दीजिए। वहाँ का कल्चर, कस्टम्स, वैल्यूज़, ये भी आप अपने कंट्रोल में ले आइए, एंड दैट वे यू कैन एक्चुअली डोमिनेट एट द होल कॉलोनी। और ये कॉलोनी पूरी तरह से, तो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है कि हाँ भाई यहाँ पे इंग्लिश पढ़वाइए आप, है ना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़वाइए, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़वाइए, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़वाइए, राइट, साइंस पढ़ाइए, और ये दिखाइए कि हाँ ब्रिटिश सिविलाइजेशन जो है, इंग्लिश सिविलाइजेशन जो है वो कितनी बढ़िया है। और एवरीबडी, होल कॉलोनी शुड एस्पायर फॉर बिकमिंग ब्रिटिश, कि हाँ हम भी ब्रिटिश जैसे ही बनेंगे। ये एस्पिरेशन बिल्ड हो, तब आप क्या बन जाते हैं? कॉलोनी बन जाते हैं। फ़ायदा किसका होने लगता है? यूरोप का होने लगेगा या ब्रिटेन का होने लगेगा, राइट। तो ये कॉलोनियल पीरियड भी जो है हिस्टोरियंस वर्ड यूज़ करते हैं ना। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि हाँ हमें ये हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। तो ब्रिटेन के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बने, तो उन्होंने हर चीज़ तो नोट डाउन करी, राइट। सर्वे रिकॉर्ड्स बने, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हैं। तो ये 3 मेन सोर्सेज हैं, बट इसके अलावा मैं कुछ बताऊंगा और भी कुछ सोर्सेज हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कहती है कि एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनती है 1920s में, जो कि वाइसरॉय के घर के पास है, विच शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आर्काइव, कि हाँ जो भी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेव करे जाएँ। तो पहला टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जल्दी से देखते हैं। तो जो कुछ भी पॉलिसी वॉलिसी बन रही है, चाहे वो आपका कोई प्लान हो, पॉलिसी हो, डिसीजन मेकिंग हो, एग्रीमेंट हो, इन सब की क्या बनेंगी भाई? फाइलें बनेंगी, राइट, है ना। एक फाइल दूसरे ऑफिसर के पास जाएगी, तीसरे ऑफिसर के पास जाएगी, प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी में घूमेगी। तो चाहे वो विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्टेरेट का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स हो, चाहे लॉ कोर्ट हो। यहीं पे एक और बात समझो कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो एक कलेक्टर है ये बहुत पावरफुल है ना। ये कायदे से है तो रेवेन्यू कलेक्टर, बट क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में ही इंटरेस्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पावर भी रेवेन्यू कलेक्टर के पास ही है। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरसी करेगा, बहुत सारी पावर होगी इसके पास। तो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन तो हमको यहाँ से मिल जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ब्रॉट कैलीग्राफिस्ट कि हाँ भाई इनको ठीक से लिख लो जरा, ये जो उल्टा सीधा राइटिंग में लिखा है इसको ठीक से लिख दिया जाए। जब प्रिंटिंग अवेलेबल हुई तो इसको प्रिंट भी कराया गया ताकि ये आर्काइव्स बने और बाद में रेफर करी जा सके। तो दे वर, यू कैन से वेरी फेटिश, वेरी यू कैन से इनटू डॉक्यूमेंटेशन।
है ना, हम अभी भी फायदे बनती हैं, तो वो शायद लेगेसी है या थॉट प्रोसेस है जो हमने वहाँ से सीखा है। दूसरा, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे सर्वेस कराए, क्योंकि अगर किसी सर्वेस का रीज़न क्या है कि अगर किसी कॉलोनी को आपको जो है ठीक से एक्सप्लॉइट करना है ना, एक्सप्लॉइट इज़ द राइट वर्ड, कि अगर ठीक से एक्सप्लॉइट करना है, ठीक से जो है उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। भाई है क्या क्या लूटने के लिए? तो हर तरह का सर्वे है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट तुम देखो तो ये कस्टर्ड प्लांट है 1770 में, राइट, कि यहाँ ब्रिटिशर्स पता कर रहे हैं तो बोटानिकल गार्डन्स बनवा रहे हैं, हमारी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स वगैरह बनवा रहे हैं, सो डैट टू अंडरस्टैंड कि क्या भाई ये भी बेचा जा सकता है, क्या इसकी पत्तियाँ बेची जा सकती हैं, क्या क्या है भाई इसमें, तो इसीलिए उस तरह के बोटानिकल सर्वेज करवाएंगे, राइट, है ना। सिमिलरली जो है देयर विल बी मोर सर्वेज, तो बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज कि यहाँ से एनिमल्स वगैरह भी जाएंगे, राइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कि यहाँ भी कुछ पुराना पता चल जाए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, है ना। तो ASI वगैरह बनेगा, तो वहीं पे हमें फिर आगे जाके जो है हड़प्पा वगैरह मिलेंगे भी यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज सर्वेज, और अपन सिविलाइजेशन पता चलेगी, राइट। दे ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना, कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है, क्या क्या उगा सकते हैं, किस तरह की सॉइल है, किस तरह का जो है पानी आता है, राइट, लोकल हिस्ट्रीज एंड ऑल। तो ये सारे सर्वेज वो कराएंगे सो दैट दे आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, है ना। तो जैसे एक फ़ोटो में आप ये देखिए कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, प्रॉपर लैंड सर्वे होगा, कितने में खेती होगी, है ना, तभी तो भाई रेवेन्यू सेटलमेंट हो पाएगा, तभी तो किसानों को बता पाओगे कि हाँ भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हर किसान से हमें 1000 रुपये चाहिए, सब कैसे कहोगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक सर्वे करना पड़ेगा गाँव में जाके। ओके, तो सर्वेज। एंड थर्ड इज जो है कुछ बातें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन लोगों को हर चीज़ से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो है ट्राइबल क्या सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल गाँव वाले क्या सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीजेंट की क्या जो है फरियाद है, तो ये बातें हमें कैसे पता चलेंगी? ये बातें हमें पता चलेंगी जो है लोगों के अकाउंट से, डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, राइट। किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी होगी तो बताएगा सोसाइटी के बारे में, राइट। कुछ पॉपुलर बुकलेट्स जो पब्लिक में जो है सर्कुलेट हो रही हैं, लोकल बाजार में कोई नॉवल मिल रही है, बुकलेट सर्कुलेट हो रही है, मैगजीन है। देन न्यूज़पेपर्स जब आ जाएंगे तो येस, न्यूज़पेपर्स हमको बहुत कुछ बताते हैं, राइट। देन लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स के रिटन आइडियाज़, वहाँ से हमें आइडिया लगेगा। एंड पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। एक और बड़ा अच्छा सोर्स है इज़ फोक, तो फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक थिएटर, ये भी एक अच्छा जो है तरीका है जहाँ पे लोग अपना दर्द व्यक्त करते हैं या फिर खुशियाँ व्यक्त करते हैं, और से पता चलता है कि हाँ इस समय के थॉट प्रोसेस क्या है, फिलॉसफी क्या है, लोगों को कैसा लग रहा है। अगर लोग दुखी होंगे तो उस तरह के गाने होंगे, अगर लोग खुश होंगे तो उस तरह के गाने होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जो है 1857 की उन्होंने एक फ़ोटो बनाई है जिसमें दिखाना चाहते हैं कि जो सपॉय है वो लूटना चाहता है, तो उसको एक नेगेटिव उसमें दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारी गलती नहीं है, सपॉयस का जो है यू कैन से ग्रीड है, या वो लूटपाट करना चाहते हैं और इसीलिए 1857 की लड़ाई हुई है। तो खैर दीज आर द रिकॉर्ड, दीज आर द वेज विच विल टेल अस कि हाँ हिस्ट्री क्या है, कैसे रही है। लिमिटेशन ऑफ द सोर्सेज, जैसे कि हमें सब कुछ तो देखो नहीं मिल पाएगा, सोसाइटल ग्रोथ, कस्टम के चेंजेस एंड ऑल, तो ये सब तो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें सब कुछ नहीं मिल पाएगा एक्सेप्ट फॉर यू कैन से, जैसे हमने फोक की बात करी, फोक से काफ़ी कुछ डिराइव होगा, बट फिर भी क्या हम कहें कि 100% डेरिवेशन पॉसिबल है? नहीं, 100% डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, राइट। और जो है प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मैं बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा इसके बाद, राइट। तो जो है वेट फॉर इट, या फिर हो सकता है जब आप देख रहे हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, तो प्लीज़ गो थ्रू अदर चैप्टर्स। हम पूरी जो है NCERT की हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला टारगेट है क्लास 8th और फिर क्लास 12th। तो सबसे पहले क्या ख़त्म कर रहे हैं? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और जो भी PDF चाहिए आपको जो है हम अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताओ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तुमने देख लिया और उनको नहीं बताया, बुरा मान जाएंगे वो, है ना। तो दोस्ती निभाओ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।